हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। देखता हूँ अब ब्लैक डायमंड में डाल पाया, अगर तू डाल दूंगा। तो अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं, अगर आप माइनिंग के क्लासेस करना चाहते हैं, मेटल माइनिंग के खासकर अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं, तो अगर आप माइन मिट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप माइन फार्मिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ब्लास्टर की तैयारी कर रहे हो, ये तीनों के लिए एक फाउंडेशन बैच है जिसमें आपका ए टू जेड पोर्शन कवर होगा, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल। चाहे आप डीजीएमएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर की जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका पोर्शन कवर कराया जाएगा। इसमें ज्वाइन करने के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 6200 670 155 इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना है। ठीक है, कॉल इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत बार माइंस में होता है ज़मीन के नीचे, तो पाताल लोक में आपका कॉल लगेगा नहीं। तो आप मैसेज कर सकते हैं अगर क्लासेस करना है तो। इसमें आपको क्या मिलेगा मैं दिखा दे रहा हूँ। ये आपका मेटल माइनिंग का है जिसमें एमएमआर मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। अभी आज का जो टॉपिक है एमएमआर का ही है। चैप्टर नंबर 5 का मैं मैनेजर तक पढ़ा दिया था, अब आगे का मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, बाकी इसमें आपको पूरा ए टू जेड पोर्शन मिल जाएगा। ईएमटी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। बहुत सारे ऐसे पोर्शन होते हैं जो ईएमटी यानी एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी में नहीं दिए होते हैं, उनको मैं अलग से पढ़ा दूंगा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं मिसलेनियस टाइप के। इसमें आपका जूलॉजी, एमवीटीआर, रेस्क्यू रूल, क्रैच रूल, पिटहेड बाथ रूल, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन, है ना, ये सब आपका कवर होगा। साथ ही माइंस एक्ट, माइंस रूल, ये सभी के पोर्शन आपके कवर होंगे। मतलब ए टू जेड पोर्शन जो डीजीएमएस के एग्जाम में या किसी भी अदर एग्जाम में जो माइनिंग मेटल माइनिंग सेक्टर के गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब में पूछा जाता है वो सब आपका कवर होगा। ठीक है, चल अब मैं डायरेक्टली टॉपिक पे आपको लेके चलता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है, आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, वो बेसिकली रेगुलेशन नंबर 45 है। ये कौन सा रेगुलेशन है मैं पहले बता दे रहा हूँ। एमएमआर 1961 जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो ये उनका रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर डाल रहा, सोचा वो ब्लैक डायमंड पे डाल दूंगा, बाकी देखता हूँ मैं। तो रेगुलेशन नंबर 45 में क्या है, तो 45 है असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर का ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है ना, असिस्टेंट मैनेजर का ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, चलिए। तो असिस्टेंट मैनेजर का ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम लोग थोड़ा सा पढ़ने का कोशिश करेंगे। बेसिकली जो असिस्टेंट मैनेजर होते हैं ये आपके मैनेजर के नीचे होते हैं, यानी मैनेजर के नीचे में आपके असिस्टेंट मैनेजर होते हैं। असिस्टेंट मैनेजर का मतलब होता है जो मैनेजर को असिस्ट करे। तो इसके पास भी मैनेजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कानूनन। मैनेजर का सर्टिफिकेट मतलब ये सेकंड क्लास भी हो सकता है और फर्स्ट क्लास भी हो सकता है। लेकिन अगर अंडरग्राउंड में काम करना है, अंडरग्राउंड माइंस में काम करना है, तो एसएमई यानी कि सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अनरेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए और फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट भी अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। ये दोनों में से हम किसी को भी आपका मैनेजर बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, मेटल माइनिंग में जब हम मैनेजर अपॉइंट करते हैं, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ठीक है, कोई भी पोस्ट का व्यक्ति अपॉइंट करते हैं तो प्रोडक्शन से ज्यादा मैटर करता है मैन पावर। मैन पावर मोस्टली मैटर करता है। ठीक है, तो असिस्टेंट मैनेजर का वही काम होगा जो मैनेजर का होगा। लेकिन अगर मैनेजर अपसेंट नहीं है तो असिस्टेंट मैनेजर को क्या क्या करना होगा, तो असिस्टेंट मैनेजर को डेली माइंस को विजिट करना है। डेली जितने भी वर्किंग प्लेसेस होते हैं, जितने भी वर्किंग प्लेसेस होते हैं, इसको आपको विजिट करना है। इसके बाद आपको एक इंटरवल बेसिस पे, इंटरवल मतलब समय समय पे आपको क्या करना है, जो ओल्ड वर्किंग है, ओल्ड वर्किंग को आपको विजिट करना है। ठीक है, समय समय पे आपको ओल्ड वर्किंग को विजिट करना होता है। तो जनरली क्या होता है जब भी कोई असिस्टेंट मैनेजर का हायर होता है, अब यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर का जो कानून है और अंडरग्राउंड मैनेजर का जो कानून है, ठीक है, अंडरग्राउंड मैनेजर का जो कानून है, ये दोनों का दोनों सेम है, ये सेम है। यानी रेगुलेशन नंबर 45 के अंदर ही दोनों का ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। असिस्टेंट मैनेजर का मतलब होता है जो मैनेजर को असिस्ट करे यानी मैनेजर का सहायता करे, और अंडरग्राउंड मैनेजर होता है जिसको मैनेजर अंडरग्राउंड पार्ट को देखने के लिए रखा है कि भैया माइंस के अंडरग्राउंड सेक्शन में जितने भी सेक्शन हैं, जितने भी लेवल्स हैं, जितने भी अलग अलग इनसेट है, उस सब जगह पे आपका एक तरह से मैनेजर वाला काम है, तो आप जाके देखेंगे। और असिस्टेंट मैनेजर का मतलब हो गया कि इसको हम पर्टिकुलर एक लेवल में रख सकते हैं, एक इनसेट में रख सकते हैं, इसका सेक्शन डिवाइड कर सकते हैं, इसका पार्ट बांट सकते हैं। तो जिसको जहां भी चार्ज में दिया गया उस जगह पे जाके डेली इंस्पेक्शन करेगा। चाहे वो यूजीएम साहब हो, मतलब अंडरग्राउंड मैनेजर साहब हो, चाहे असिस्टेंट मैनेजर साहब हो, डेली उनको वर्किंग प्लेसेस में जाके इंस्पेक्शन करना है। और कुछ इंटरवल पे जो ओल्ड वर्किंग प्लेसेस होते हैं उनको जाके उनको देखना होता है। ठीक है, उनको जाके देखना होता है। इसके बाद अंडरग्राउंड माइंस में
जितने वर्किंग प्लेसेस है वो तो मैंने बता ही दिया। इसके बाद जो रास्ते होते हैं जैसे ट्रैवलिंग रास्ता हो गया, ठीक है, जहाँ से लोग ट्रैवल करते हैं, या हॉलेज वाला जो सिस्टम है उसके आसपास में, तो वहाँ पे जाके देखना होता है कि सब कुछ सही सलामत है या नहीं। जनरली इसका काम यही होता है। अब अगर मैनेजर साहब अब्सेंट हो जाए, अभी तक तो था कि मैनेजर साहब अगर प्रेजेंट है तब, अब अगर मैनेजर साहब अब्सेंट हो जाए तो मैनेजर साहब का जो काम है, मैनेजर साहब का जो भी काम है वो असिस्टेंट मैनेजर या अंडरग्राउंड मैनेजर के ऊपर में आएगा। अंडरग्राउंड मैनेजर के ऊपर में आएगा, मतलब असिस्टेंट मैनेजर या अंडरग्राउंड मैनेजर उस टाइम जब मैनेजर अब्सेंट है तो मैनेजर का पोस्ट संभालेंगे। अब दोनों में से कोई एक ही व्यक्ति संभाल सकता है, दोनों को संभालना जरूरी नहीं है क्योंकि मैनेजर का पोस्ट एक ही व्यक्ति को मिलता है। तो ये आपका शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन था रेगुलेशन नंबर 45 का, जिसका मतलब है कि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। आई होप ये छोटा सा अपडेट आपका सही रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं रेगुलेशन नंबर 46। रेगुलेशन नंबर 46 किसके बारे में दिया हुआ है? तो ये बेसिकली दिया हुआ है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माइन फॉरमैन, ऑफ माइन फॉरमैन। देखिए ऐसा है कि जब कभी भी कोई डिस्ट्रिक्ट चलता है, जब कभी भी कोई डिस्ट्रिक्ट चलता है तो उस केस में आपको उस डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलरली कम से कम एक माइन फॉरमैन देना पड़ता है। अब ये प्रोडक्शन पर भी निर्भर करता है और मैन पावर पर भी निर्भर करता है, जो कि मैं आपको पहले की वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लगातार क्लासेस कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि एक डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने दूरी पे कितना माइन फॉरमैन का संख्या होता है, और इसके बाद माइन फॉरमैन में कितना मैन पावर अफेक्ट होता है, मैन पावर प्रोडक्शन, इन सभी चीज़ों पे निर्भर करता है कि माइन फॉरमैन की संख्या एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कितनी होगी। ठीक है, ये चाहे अंडरग्राउंड माइंस हो और ओपन कास्ट माइंस में मशीनरी पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि कितने मशीनरी चलती हैं, ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ क्लासेस में। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माइन फॉरमैन। अब देखिए माइन फॉरमैन का जब आप पढ़ेंगे ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, हम एक काम करते हैं, इसके ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले, क्योंकि इतना लेंथी है ना कि आप पढ़ते पढ़ते भूल जाओगे, सबसे पहले ऐसा करते हैं कि यार अंडरग्राउंड माइंस हो चाहे ओपन कास्ट माइंस हो, कुछ नियम ऐसे होते हैं, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं, कुछ नियम्स ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं दोनों के लिए, चाहे अंडरग्राउंड माइंस हो चाहे ओपन कास्ट माइंस। फॉर एग्जांपल, आपको शिप के लास्ट में रिपोर्ट लिखना पड़ता है, चाहे आप अंडरग्राउंड माइंस में काम कीजिए चाहे ओपन कास्ट माइंस में काम कीजिए। आप जैसे ही माइन छोड़ के बाहर निकलिएगा आप रिपोर्ट लिखेंगे। इसके बाद जो आपका प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी कह रहा हूँ सॉरी, आपके जो नेक्स्ट चार्ज वाला आता है ना, प्रतिदायी जिसको बोलते हैं, मतलब नेक्स्ट शिफ्ट वाला जो फॉरमैन आएगा, उसके साथ आपको क्या करना है, आपको चर्चा करना है। ठीक है, आपको डिस्कशन करना है काम कैसा चलेगा नहीं चलेगा। तो ये सब कुछ कॉमन काम होते हैं जो अंडरग्राउंड प्लस ओपन कास्ट दोनों में किए जाते हैं। तो एक तो कैटेगरी ये रखते हैं हम। दूसरा कैटेगरी रखते हैं कि अंडरग्राउंड अगर माइंस है तो अलग से सेपरेट, सेपरेट क्या काम हो सकता है जो एक माइन फॉरमैन को करना पड़ेगा। और लास्ट में हम कैटेगरी ऐसा रख देते हैं कि अगर ओपन कास्ट माइंस हो तो उस केस में माइन फॉरमैन का क्या काम होता है जो सेपरेटली माइन फॉरमैन को करना पड़ता है। चलिए अब हम इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन है वो ए सेक्शन, यानी कि फॉर बोथ अंडरग्राउंड प्लस ओपन कास्ट। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए अंडरग्राउंड माइंस हो चाहे ओपन कास्ट माइंस हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे कुछ नियम कॉमन हो जाएंगे। सबसे पहले क्या कि रूल रेगुलेशन के हिसाब से काम करना है, लॉ को रूल को फॉलो करते हुए काम करना है। ऊपर का जो अधिकारी है, ठीक है, इसके आदेशों का पालन करना है। ऊपर के जो अधिकारी हैं इसके आदेशों का आपको पालन करना है। ठीक है, और इसी तरह से आपको काम करना है। और ये भी देखना है कि कोई अगर लापरवाही करता है, कोई आदमी है, ठीक है, कोई आदमी अगर काम में लापरवाही कर रहा है, लापरवाही का मीन्स कि अगर वो सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, मिसकंडक्ट, तो उस केस में आप उसको लापरवाही करे या इनडिसिप्लिनरी एक्शन करे, अनुशासनहीनता करे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फॉरमैन उसके सामने खड़ा है तो फॉरमैन के सामने जोर जोर से गाली दे रहा है, भले फॉरमैन को नहीं दे रहा है, किसी और को दे रहा है या आपस में दे रहा है या कुछ भी ऐसा कर रहा है, कुछ भी ऐसा हो तो इस केस में, ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है। तो हम लोग अब इसको कंटिन्यू करते हैं। एक सेकंड, थोड़ा जो हमारा सॉरी जरूरी कॉल आ गया था।
तो ओपन कास्ट प्लस अंडरग्राउंड में कुछ नियम ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, जैसे रूल रेगुलेशन के हिसाब से काम कराना, लॉ के हिसाब से काम कराना, ऊपर के अधिकारी का बात मानना, ठीक है। कोई आदमी अगर अनुशासनहीनता करे या लापरवाही करे तो उसको माइंड से बाहर निकालना, ये सब कुछ ऐसे काम होते हैं जो कॉमन होते हैं। इसके बाद आपको और भी कुछ काम होते हैं, जैसे कि अपना जो उत्तरदायी होता है, ठीक है। उत्तरदायी उत्तरदायी का मतलब नेक्स्ट शिफ्ट वाला जो फॉरमैन होगा उसके साथ आपको चर्चा करना है, यानी विचार विमर्श करना है। इसके बाद लास्ट में शिफ्ट के अंत में आपको रिपोर्ट लिखना है। ये जो है ये कॉमन चीज़ है, चाहे अंडरग्राउंड माइंस हो चाहे ओपन कास्ट माइंस हो, ये तो आपको करना ही है, ठीक है। तो ये हो गया एक कैटेगरी। इसके बाद अब आते हैं अंडरग्राउंड माइंस अगर होता तो एक माइन फॉरमैन का क्या विशेष कर्तव्य होता है इसको देखने का। तो इसको हम ना सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। हम क्या करते हैं, एक एक करके सेक्टर वाइज देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वेंटिलेशन पोर्शन को, ठीक है, कि वेंटिलेशन के काम में, है ना, वेंटिलेशन के काम में आखिर करना क्या होगा एक माइन फॉरमैन को। वेंटिलेशन के काम में सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि क्या वेंटिलेशन सब जगह प्रॉपर है। सब जगह वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है तो इसको प्रॉपर करने के लिए काम करना पड़ेगा। प्रॉपर करने के लिए कैसे, जैसे ब्रिटिश पर्दा है, ठीक है, उसको खींचना है, ब्रिटिश पर्दा है उसको खींचना है, उसको लगाना है, कोई पाइप है उसको लगाना है, वेंचुरी ब्लोअर है ना, वेंचुरी ब्लोअर है उसको लगाना है। तो ये सब जो काम करना है ये बेसिकली आपका वेंटिलेशन के ही दायरे में आएगा, मतलब वेंटिलेशन के अंदर में ये सब करना है, ठीक है। मतलब वेंटिलेशन माइंस का देखने का जिम्मेदारी उसका होता है। मतलब कुल मिलाकर के कहा जाए तो भैया जहां भी आदमी काम करेगा, ठीक है, जहां भी आदमी काम करेगा या जहां से आना जाना करेगा, वो सभी जगह पूरे के पूरे रास्ते में आपका हवा संचार सही होना चाहिए, वेंटिलेशन सही होना चाहिए। इस चीज का जिम्मेदारी एक माइन फॉरमैन के कंधे में होता है। अब इसके लिए उसको जो भी जरूरी सामान है वेंटिलेशन का, चाहे आपको फैन मंगाना है, ब्रिटिश पर्दा मंगाना है, पाइप लगाना है, वेंचुरी ब्लोअर लगाना है, ठीक है, बैरिकेडिंग लगाना है, ऐसा कुछ भी करना है तो उस केस में वो माइन फॉरमैन का जिम्मेदारी होता है कि उसको देखे, समझे और कराए। अगर कंफ्यूजन है तो ऊपर के अधिकारी का हेल्प ले सकता है, लेकिन उसको ये कराना काम है, ठीक है। अंडरग्राउंड माइंस के केस में सबसे पहला आता है वेंटिलेशन। दूसरा जो आता है वो आता है सपोर्ट। सपोर्ट एंड रिक्वायर्ड मटेरियल लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। सपोर्ट एंड रिक्वायर्ड मटेरियल। अब ये क्या सपोर्ट का क्या आइटम है भाई। देखिए माइंस के अंदर में चूंकि अंडरग्राउंड माइंस है तो उसको सपोर्ट देना पड़ेगा। हो सकता है कहीं पे रूप बोल्टिंग लगाना पड़े, हो सकता है कहीं पे केबल बोल्टिंग लगाना पड़े, हो सकता है कहीं पे टिम्बर प्रॉप लगाना पड़े, हो सकता है कहीं पे चौक सपोर्ट लगाना पड़े, हो सकता है कहीं पे कॉक सपोर्ट लगाना पड़े, हो सकता है कहीं पे आपको आर्क सपोर्ट लगाना पड़े, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट आपको लगाना पड़े। इसके बाद इसका मॉनिटरिंग का जो सिस्टम होता है ना, मॉनिटरिंग के लिए जो हम साधन लगाते हैं, जैसे स्ट्रेन बार का स्ट्रेन बार रीडर होता है, ठीक है, स्ट्रेन बार लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोड सेल लगाते हैं, ओके। हम अलग अलग कन्वर्जेंस रिकॉर्डर जो लगाते हैं, कन्वर्जेंस रिकॉर्डर जो लगाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब बेसिकली, ठीक है, मैं बता देता हूँ एक मिनट। ये जो स्ट्रेन बार के बारे में बता रहे हैं, लोड सेल के बारे में बता रहे हैं, कन्वर्जेंस रिकॉर्डर के बारे में बता रहे हैं, एक तरह से कुछ कुछ जगह पे एक ऐसा साधन लगा होता है जिसको जाके हम देखते हैं तो हमको पता चल जाता है कि सपोर्ट पे, यानी कि रूप रूप पे और फ्लोर के बीच में हम एक रॉड जैसा लगाते हैं और उसको देख के हम पता कर लेते हैं कि हमारा सपोर्ट कैसा है, सही है नहीं है, हमारा वजन तो नहीं आ रहा है, रूप का ज़्यादा वजन तो नहीं आ रहा है, स्टेबल है कि नहीं, ये सब चीज़ हम पता कर लेते हैं। तो सपोर्ट के बारे में देखने का जिम्मेदारी माइन फॉरमैन का होता है। और सपोर्ट का साधन का उपलब्ध कराना भी माइन फॉरमैन का जिम्मेदारी होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कभी पूछे जाएगा कि सही जगह पे साधन उपलब्ध है कि नहीं, फॉर एग्जाम्पल एक फेस है जहाँ पे काम चल रहा है, तो इस फेस तक साधन लगाना, लान पहुंचाना, जैसे रूप बोल्टिंग है, रूप बोल्टिंग का जो प्लेट होता है, रूप बोल्टिंग का जो रॉड होता है, सीमेंट कैप्सूल होता है, ये सब का सब इस फेस तक पहुंचाने का जिम्मेदारी एक माइन फॉरमैन का होता है। मतलब कुल मिलाकर के सपोर्ट एंड रिक्वायर्ड मटेरियल का उपलब्ध कराना, ये जिम्मेदारी किसका होता है, ये एक माइन फॉरमैन की जिम्मेदारी होता है, ठीक है। चल, तो ये मैंने आपको क्या बताया, अंडरग्राउंड माइंस अगर रहा तो वेंटिलेशन सबसे पहले देखेगा, फिर सपोर्ट एंड रिक्वायर्ड मटेरियल को देखेगा। इसके बाद अब आते हैं हॉलेज सिस्टम में, ठीक है। अब हॉलेज सिस्टम में वो क्या करेगा, हॉलेज लाइन का क्लियरेंस देखेगा, हॉलेज लाइन का क्लियरेंस की हॉलेज लाइन क्लियर है कि नहीं है। इसके बाद जितने भी सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं, जितने भी सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं, अब आप किताब में पढ़ोगे ना तो एक एक सेफ्टी डिवाइस का नाम लिख दिया है, ठीक है। तो आप उस नाम को पढ़ोगे तो आपको कभी कभी हो सकता है पता ना रहे कि ये पर्टिकुलर कौन से टाइप के हॉलेज का सिस्टम है। तो ऐसा समझो कि जितने भी सेफ्टी डिवाइस होते हैं, ठीक है, उसका ध्यान रखने का जिम्मेदारी, जैसे स्टॉप लॉक हो गया, जैसे आपका रनवे स्विच हो गया, ठीक है, रनवे स्विच हो गया, ठीक है, जैसे आपका ड्रैग हो गया, ठीक है, जैसे आपका बैरिक हो गया, ठीक है, जैसे आपका स्प्रैग हो गया, जैसे आपका
है ना, ये सब जितने भी होते हैं, ठीक है, ये सब का जिम्मेदारी किसका होता है बेसिकली, ट्रम लाइन वगैरह सब क्लियर रहे नहीं रहे, अगर लोकोमोटिव चल रहा है तो लोकोमोटिव का जो सेफ्टी होता है हॉलेज में, तो लोकोमोटिव भी आएगा, है ना। तो और रॉफ हॉलेज में भले नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको, मैं अभी मेथड ऑफ वर्किंग पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें माइन मशीनरी वाला जो पोर्शन है उसमें मैंने पढ़ाया था कि जो हॉलेज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक रॉफ हॉलेज होते हैं और एक रॉपलेस हॉलेज होते हैं। रॉफ हॉलेज में आपके जो चार टाइप होते हैं, डायरेक्ट रॉफ हॉलेज, एंडलेस रॉफ हॉलेज, ग्रेविटी रॉफ हॉलेज, मैन इन टेल रॉफ हॉलेज, वो सब आते हैं। और जो आपका रॉपलेस हॉलेज होते हैं उसमें आपके लोकोमोटिव आते हैं, जिसमें आपको रस्सा लगाना नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके बाद माइन ट्रक आते हैं, छोटे वाले जो माइन ट्रक होते हैं, इस टाइप के और भी कुछ साधन होते हैं जो हम लोग हॉलेज सिस्टम में कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो हॉलेज सिस्टम में जितने भी साधन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप रॉफ वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, रॉफ वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके जितने सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं उनका जांच करना, उनको देखना, उनके बारे में पता रखना। हालांकि उसको बनाने का काम तो मैकेनिकल सेक्शन वाले का होता है, तो मैकेनिकल सेक्शन वाला आएगा देखेगा, तो सबका रिपोर्ट रखना, सबका जानकारी रखना एक माइन फॉरमैन का काम होता है, ठीक है। ट्रैक लाइन में बलास्ट बिछा है कि नहीं, बलास्ट का मतलब होता है पत्थर बिछा है कि नहीं, तो बहुत सारी जगह पे बिछाते हैं, बहुत सारी जगह पे रेती डाल देते हैं, यानी कि सैंड डाल देते हैं, तो ऐसे करके हम लोग काम चलाते हैं, काम चलाओ दुनिया है भैया। और कुछ जो चौथा नंबर का सेक्शन है उसी में है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जनरल सेफ्टी एंड वर्क को कंसिडर करते हैं, जनरल सेफ्टी एंड वर्क। अब इसमें क्या होगा भाई जनरल सेफ्टी एंड वर्क में, तो जनरल सेफ्टी और वर्क में सबसे पहले तो अपने साथ ट्रेसिंग नक्शा रखेगा, ठीक है, ट्रेसिंग नक्शा रखेगा। इसके बाद जैसे जैसे काम होगा ना वैसे वैसे इसको क्या करते रहेगा, अप टू डेट करता रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे काम करेगा वैसे वैसे अप टू डेट करेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि 3 महीना में अपडेट करना है, ऐसा नहीं है, या ये भी नहीं है कि 12 महीना में अपडेट करना है। जो 3 महीना और 12 महीना वाला है ना, ये सर्वेयर के लिए है कि सर्वेयर 3 महीना में जो ट्रेसिंग नक्शा होगा उसको अपडेट करेगा, मैप को अपडेट करेगा। अगर अंडरग्राउंड माइन से तो 3 महीना में, और अगर ओपन कास्ट माइन से तो 12 महीना में अपडेट करता है। ये सर्वेयर का काम है, सर्वेयर वाला काम हो गया 3 महीना और 12 महीना वाला। अगर मैं पूछूंगा कि माइन फॉरमैन का कब काम है अपडेट करने का, तो माइन फॉरमैन जो अपना पर्सनल ट्रेसिंग नक्शा रहेगा, ट्रेसिंग नक्शा रहेगा, इस ट्रेसिंग नक्शा में माइन फॉरमैन खुद अपडेट करेगा, अप टू डेट करेगा, खुद ब खुद करेगा, अपना कलम अपना स्याही से बैठ के करेगा। और ये डेली बेसिस पे करेगा, यानी कि जैसे जैसे फेस आपका आगे बढ़ रहा है उस बेसिस पे आपको अपडेट करना है। इस चीज का ध्यान एक माइन फॉरमैन को रखना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का जितना बार हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट का जितना बार हो सकता है उतना बार इंस्पेक्शन करने का ये जिम्मेदारी भी, ठीक है, ये होता है आपका माइन फॉरमैन का। जितनी बार हो सकता है उतना बार ये सब करना। इसके बाद अगर गैसी माइंस है, ठीक है, गैसी माइंस है, तो उस केस में आपको लैंप हैंडलिंग पूरा सॉरी फ्लेम सेफ्टी लैम्प का इस्तेमाल करना है। फ्लेम सेफ्टी लैम्प जो आपके सीआई साहब के द्वारा अप्रूव्ड किया गया है वही फ्लेम सेफ्टी लैम्प का इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ अगर कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं तो जो आपका रेगुलेशन कहता है या सीआई साहब जो ऑथराइज किए हैं वही सब इंस्ट्रूमेंट का आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। और कहीं पे अगर गैस पाया जाता है तो गैस हटाने का काम करने का जिम्मेदारी भी इसी का होता है, गैस हटाने का काम करेगा। और अगर नहीं हट रहा है या कहीं खतरा दिख रहा है तो उसको फेंसिंग कराने का काम ये आपका किसका होता है, माइन फॉरमैन का होता है। तो माइन फॉरमैन से रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है, अंडरग्राउंड तक का मैंने समझा दिया। अब मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ माइन फॉरमैन की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माइन फॉरमैन रेगुलेशन नंबर 46 में दिया गया है। इसमें हम क्या करते हैं, 3 सेक्शन में इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं कि अंडरग्राउंड हो चाहे ओपन कास्ट हो ये काम तो करना ही है। इसके बाद अंडरग्राउंड माइंस में माइन फॉरमैन का क्या काम है वो सेपरेट पढ़ लेते हैं, और ओपन कास्ट में माइन फॉरमैन का क्या काम है इसको सेपरेट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये पढ़ते हैं अंडरग्राउंड माइंस हो चाहे ओपन कास्ट माइंस हो ये काम तो करना ही है। कौन सा काम करना है, रूल रेगुलेशन के हिसाब से काम करना, लॉ को फॉलो करना, ऊपर के अधिकारी का बात मानना है। कोई आदमी अगर लापरवाही करे तो उसे माइन से बाहर निकालना, अनुशासनहीनता करे तो उसे माइन से बाहर निकालना है, ऊपर के अधिकारी को खबर देना है। आपके जो उत्तरदायी होंगे यानी नेक्स्ट शिफ्ट वाले माइन फॉरमैन होंगे उनसे चर्चा करना है, विचार विमर्श करना है, और लास्ट में रिपोर्ट लिखना है। ये काम चाहे अंडरग्राउंड माइंस हो चाहे ओपन कास्ट माइंस हो ये सभी काम आपको करने ही होते हैं। इसके बाद आते हैं अंडरग्राउंड माइंस में। अंडरग्राउंड माइंस में हमने क्या किया, हमने एक एक सेक्शन को देखा कि वेंटिलेशन वाले सेक्शन में उसका क्या काम है। तो जो वेंटिलेशन पोर्शन होता है इसमें माइन फॉरमैन की एक अहम जिम्मेदारी होती है, वेंटिलेशन प्रॉपर चल रहा है कि नहीं ये देखने का पूरा जिम्मेदारी एक माइन फॉरमैन के ऊपर में होता है। पंखा का जरूरत है क्या, ब्रिटिश पर्दा का जरूरत है क्या, पाइप लगाना है क्या, ब्रिटिश पर्दा लगाना है क्या, वेंटिलेशन के लिए बैरिकेटिंग कराना है क्या, है ना। तो जहां पर भी आदमी काम कर रहा है या जहां से भी आदमी आना जाना कर रहा है उस जगह पे वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, ये जिम्मेदारी एक माइन फॉरमैन का होता है।
इसके बाद सपोर्ट एंड रिक्वायर्ड मटेरियल, यानी कि जब भी सपोर्ट का जरूरत पड़ेगा या कहीं पर भी कोई मटेरियल का जरूरत पड़ेगा तो उसको उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी एक माइन फॉरमैन का होता है। ठीक है, जैसे रूफ बोल्टिंग हो गया, अगर सपोर्ट के इसमें देखेंगे, केबल बोल्टिंग हो गया, टिम्बर हो गया, चौक हो गया, कॉग हो गया, आर्च सपोर्ट हो गया, मॉनिटरिंग डिवाइसेस में जैसे स्ट्रेन बार हो गया, लोड सेल हो गया, कन्वर्जेंस रिकॉर्डर होगा, ये सब का रेगुलर मॉनिटरिंग करेगा और साथ ही साथ जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो सही जगह पे उपलब्ध कराएगा, है ना, और रूफ बोल्टिंग वगैरह सब कुछ सही जगह पे लगा के रखेगा। इसका जिम्मेदारी एक माइन फॉरमैन का होता है। अब आते हैं हॉलेज सिस्टम में। आपका हॉलेज सिस्टम चाहे जैसा भी हो, चाहे आपका रॉप वाला हॉलेज सिस्टम हो, चाहे आपका रॉपलेस हॉलेज सिस्टम हो, ये दोनों सिस्टम को देखने का जिम्मेदारी एक माइन फॉरमैन का होता है। इसमें सबसे पहले लाइन का क्लियरेंस और जितने भी सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं, इनका अगर मैकेनिकल सेक्शन वाला इंस्पेक्शन करता है तो उनका खाता डायरी देखना है कि भाई इंस्पेक्शन कर रहा है, डेली नहीं कर रहा है, उसका रिपोर्ट रखना है कि आखिर खराब क्या है, अगर हॉलेज सिस्टम में कोई फेलियर आता है तो क्या खराब है, कब तक बनेगा, नहीं बनेगा, क्या उसमें दिक्कत है, वो सबका जिम्मेदारी रखना है। और सेफ्टी डिवाइस का बीच में इंस्पेक्शन करते रहना है कि सब सही से काम करे, इस चीज का जिम्मेदारी उसका होता है। इसके बाद कुछ जनरल अंडरग्राउंड में कुछ काम होते हैं जो आपको करना पड़ता है, जैसे ट्रेसिंग नक्शा रखना, उसको अप टू डेट करना, है ना। सर्वेयर वाला केस में हम लोग बताए थे कि 3 महीना में अपडेट करता है अंडरग्राउंड वाला नक्शा और 12 महीना में अपडेट करता है ओपन कास्ट वाला नक्शा। इस सर्वेयर से माइन फॉरमैन को कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा। माइन फॉरमैन का ट्रेसिंग नक्शा अलग होता है जो कि वो खुद अपने हाथों से अपडेट करता है। इंस्पेक्शन की बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट का जितनी बार हो सके एक माइन फॉरमैन इंस्पेक्शन करेगा। अगर गैसी माइंस है तो फ्लेम सेफ्टी लैंप इंस्ट्रूमेंट और जो गैसी वाला कानून होता है गैसी माइंस के लिए, वो सभी लॉ का फॉलो करेगा। ठीक है, गैस हटाने के लिए जिम्मेदार होगा, अगर कहीं पे गैस जमा है तो उसको हटाने के लिए, वेंटिलेशन ठीक करने के लिए जिम्मेदार होगा। फेंसिंग वगैरह भी ये करा देगा जहां भी खतरा मिलता है। आई होप यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहां तक आपका आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं कुछ ओपन कास्ट के नियम। ठीक है, जो कि सर्कुलर अपडेटेड में दिए हुए हैं। ठीक, कुछ ऐसे नियम होते हैं जो ओपन कास्ट के हैं जो बढ़ा दिया गया है। ओपन कास्ट वाला आपका सेक्शन सी था। ठीक है, माइन फॉरमैन का जिम्मेदारी ओपन कास्ट में क्या है, ओपन कास्ट के लिए अलग से जिम्मेदारी क्या है, माइन फॉरमैन का ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसको हम लोग देखते हैं। तो ओपन कास्ट में हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले ना हम इसको दो भाग में बांटते हैं। सबसे पहले समझते हैं जनरल वर्क क्या है। ठीक है, कुछ ऐसे काम होंगे जो जनरल होगा, और दूसरा हम ऐसे समझते हैं कुछ सेफ्टी से रिलेटेड भी काम होगा। ठीक है, चलिए एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं जनरल वर्क। सबसे पहले हम समझते हैं जनरल वर्क क्या है भैया, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो जनरल वर्क में क्या है कि बेसिकली जो बेंच होगा, ओके, इस बेंच का ड्रेसिंग करना। ठीक है, साइड ड्रेसिंग करना, है ना। बेंच अगर है, बेंच में क्रैक आ रहा है, साइड ड्रेसिंग करना, तो ये काम उसका होता है। ठीक है, बेंच का स्टेबिलिटी के लिए जिम्मेदार होता है, स्टेबिलिटी के लिए जिम्मेदार होता है। ओवरबर्डन का जो डंप होता है उसका स्टेबिलिटी के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, हॉल रोड का स्टेबिलिटी के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है ना, ये सब के लिए जिम्मेदार होता है। अब इसको मैं एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ, आप इसको याद कैसे करोगे। देखिए, ओपन कास्ट माइंस में अगर आप जाते हो तो माइन फॉरमैन का 3 काम है जो माइन फॉरमैन और एक तरह से माइनमेट के लिए कॉमन है। क्या क्या? बेंच, ओबी डंप और हॉल रूट। ओबी डंप और हॉल रूट, चाहे आपका बेंच हो, चाहे आपका ओवरबर्डन का डंप हो, चाहे आपका हॉल रोड हो, ये तीनों का स्टेबिलिटी के लिए जिम्मेदार होता है माइन फॉरमैन प्लस माइनमेट दोनों। माइन फॉरमैन का मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए माइन फॉरमैन के लिए तो है ही, लेकिन जब आप माइनमेट वाला पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा कि ये वाला काम भी माइनमेट का होता है। तो ओवरबर्डन डंप हो, चाहे बेंच हो, चाहे हॉल रोड हो, उसको बनाना, सुधारना, ड्रेसिंग कराना, मिट्टी डालना, पक्का करना, डिवाइडर बनाना, उसको स्टेबल रखना, कहीं गंदगी जमा ना हो, कहीं पे ऐसे माल जमा ना हो जाए, तो ये सब चीज का ध्यान रखने का जिम्मेदारी एक माइन फॉरमैन और माइनमेट दोनों का होता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों कॉमन हो जाते हैं। ओके, इसके बाद अब आते हैं कुछ सेफ्टी से रिलेटेड बातें। इसके बाद यहाँ पे एक और है कि जो ब्लास्टिंग होता है ना, ये माइन फॉरमैन के चार्ज में होता है। अगर ओपन कास्ट माइंस में आप जाओगे तो माइन फॉरमैन के पता रहेगा, माइन फॉरमैन दिखाएगा, बताएगा कहाँ कराना है, कैसे कराना है, कितना होल करना है, नहीं करना है, ये माइन फॉरमैन देखता है, बताता है कि ब्लास्टिंग के लिए होल कहाँ करना है, कैसे करना है। अंडरग्राउंड माइंस में भी यही करता है, माइनमेट भी कर सकता है, बट ओपन कास्ट में जनरली माइन फॉरमैन के ऊपर में जिम्मेदारी होता है। कुछ सेफ्टी से रिलेटेड पॉइंट है जो मैंने बताया था। सबसे पहले जितने भी मशीन्स चल रहे हैं, ओपन कास्ट माइंस में बहुत सारे मशीनरी चलती है, तो वो सभी मशीन सही से काम करे, ठीक हालत में रहे, कोई मशीन का ब्रेकडाउन तो नहीं हो रहा है, कोई मशीन अवेलेबल है कि नहीं, इसका रिपोर्ट रखना, कितना मशीन खराब है, कितना मशीन सही है, नहीं है, ब्रेकडाउन अगर है तो बना कि नहीं बना मशीन, है ना।
अगर ब्रेकडाउन है तो उसमें दिक्कत क्या है, मैकेनिकल टीम को इन्फॉर्म करना, मैकेनिकल वाला से रिपोर्ट लेना, ये सब काम आपका ओपन कास्ट में करना ही है। साथ ही मशीनरी का भीड़ भाड़ ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे एक ही बेंच में हम बहुत सारा मशीन डाल दिए हैं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा डिवाइड करना है कि आपको कहीं पर भी मशीन का भीड़ भाड़ दिखने को ना मिले। इसके बाद लाइटिंग, ओपन कास्ट माइंस में लाइटिंग का जो जिम्मेदारी होता है वो माइन फॉरमैन के ऊपर में होता है, पूरा का पूरा माइन फॉरमैन के कंधे में होता है एक लाइटिंग का जिम्मेदारी। ठीक है, चलिए यहाँ तक आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। ये आपका माइन फॉरमैन का कर्तव्य और जिम्मेदारी है। बहुत ही डिटेल में मैं समझाया हूँ, अगर आप किताब इसको पढ़ेंगे तो किताब में जैसे तैसे दिया हुआ है ना, लेकिन इसको मैं एक सिस्टम से बताया हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, चलिए आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा। ये मैं ब्लैक डायमंड में डाल देता हूँ ताकि जो बच्चे मेटल वाले हों उनका काम आ सके। ठीक है, अगर क्लासेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर आप माइन फॉरमैन की क्लासेस करना चाहते हैं या माइन मेट की क्लास करना चाहते हैं या ब्लास्टर की करना चाहते हैं, चाहे आप डीजीएमएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब के लिए, चाहे प्राइवेट सेक्टर के लिए, आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड मिल जाएगा, चाहे डीजीएमएस वाला हो चाहे कोई भी हो, है ना। साथ में आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर तो मिल ही जाएगा, लाइव क्लास भी मिल जाएगा, नोट्स पीपीटी सब आपको इसी में मिल जाएगा। इसका जो फी रखा हो मैं 600 रुपया रखा हूँ 6 महीने के लिए। भाई साहब बहुत कम फी है, बहुत ज़्यादा ही कम फी है, 600 रुपया 6 महीने के लिए। और इसके बाद आपको कहीं ट्यूशन पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसका जो नंबर है, इसमें आपको अगर ज्वाइन करना है तो व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, ये व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना है 6200670155। इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काम का होगा। अगर आप मेटल सेक्शन वाले हैं तो प्लीज़ यार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।